Assalamu alaikum warahmatullah. This is Dr. Harun Habib from the Biochemistry Department of Avicenna Medical College. Is my sound clear to everybody? Please respond. All right, great. So my sound is clear. Is the screen clear to everybody? All right, great. Question है किसी का किसी किस्म का? Question है तो पूछ लें, otherwise I'll start. I'll give you a couple of minutes. Any questions, please, from the last lectures? We have finished thyroid recently. Before that, we have completed adrenal medulla, adrenal particle hormones, gonadal hormones. Before that, we did growth hormone, ACTH. Before that, we did overview of endocrine system. Do you have any questions regarding all these? बेटा जी को हाँ या ना में जवाब दे दें. आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है? क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन नहीं है, आवाज आ रही है? ठीक हो गया, चलें फिर. प्यारे बच्चों को सब कुछ आता है, आवाज भी आती है, समझ भी आती है, क्वेश्चन नहीं आते मेरे बच्चों को. तो कोई दाल नहीं. अजी हम लोगों ने ये ओवरव्यू कर लिया हुआ, ठीक है. हम लोगों ने पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कर लिए, थायराइड हार्मोन्स कर लिए, हम लोगों ने एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स कर लिए, एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स कर लिए, मेल एंड फीमेल गोनाडल हार्मोन्स कर लिए, ठीक है. अब हमारे जो टॉपिक्स रह गए वो है कैल्शियम रेगुलेटिंग हार्मोन और हार्मोन्स ऑफ पेनक्रियास, ठीक है. कैल्शियम रेगुलेटिंग हार्मोन में हम देखते हैं हमारे पास है स्ट्रक्चर, बायोसिंथेसिस, सिक्रीशन, ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन, कैटाबॉलिज्म, बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन्स, ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटीज ऑफ दीज हार्मोन्स लाइक रोल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन कैल्सिट्रियोल, calcitonin in calcium hemostasis, hyperparathyroidism, hypoparathyroidism, hyperparathyroidism, primary, secondary, and tertiary, pseudo hypoparathyroidism, rickets, and osteomalacia.
काफी रिच टॉपिक है ये, ठीक है ना, काफी कुछ है इसके अंदर। आई थिंक इन अबाउट 2-3 लेक्चर्स विल बी डन विद इट। थोड़ा सा शुरू किया भी था कैल्शियम रेगुलेटिंग हार्मोन्स में, जो तो हमने पहले पढ़ा हुआ, उसको मैं हल्का सा फास्ट सा रिव्यू को दे रहा हूँ, ठीक है। कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी 99% जो है वो हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है। ओनली 1% जो है वो हमारे पास नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, ठीक है। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है वो स्केलेटन और टीथ में होती है। जो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है उसमें से 0.9% आपकी इंट्रासेलुलर होती है आईसीएफ के अंदर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। ओनली 0.1% इज इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड दैट कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो सी भी चीज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में होती है ना, वी कैन डिटेक्ट इट बाय बायोकेमिकल टेस्ट, ठीक है। वी कैन डिटेक्ट बाय बायोकेमिकल टेस्ट। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में होती है ना, ये डिटेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट इट समहाउ, बट ये एग्जैक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैल्शियम है, कॉन्सेंट्रेशन इट इज अबाउट 9.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक हो गया। ये इसकी वैल्यू है, याद रखिएगा प्लीज। कोर्स बाय तो हमें वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। Calcium is plasma and intracellular fluid. 41% of the calcium is bound with plasma proteins that are non-diffusible. ठीक है, 41%. 9% is bound with anionic substances like citrate, phosphate. These are diffusible but non-ionized. Remaining 50% of calcium is both diffusible and ionized. Right? Non-ionized है तो रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है, मगर डिफ्यूज हो रही है तो इसका मतलब इंटरसेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर आ जा रही है। Right? अगर तो डिफ्यूजेबल है ही नहीं, फिर तो काम ही खत्म हो गया ना, क्या आयनाइज है या नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर डिफ्यूजेबल है उसके अंदर दो ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है ना। यानी कि हम देखते हैं तो नॉन डिफ्यूजेबल एक तरफ, दूसरी तरफ डिफ्यूजेबल, ठीक हो गया। नॉन डिफ्यूजेबल है तो उसका काम ही खत्म हो गया, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। नॉन डिफ्यूजेबल है, चाहे आयनाइज्ड हो नॉन आयनाइज्ड हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। डिफ्यूजेबल है उसके अंदर दो ऑप्शंस आ जाती हैं, आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड। अब अगर नॉन आयोनाइज्ड है तो इसका मतलब है रिएक्शन नहीं करेगी, किसी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। आयोनाइज्ड है इसका मतलब अवेलेबल है, रिएक्शन करेगी, ठीक हो गया। वैल्यूज 41% इज नॉन डिफ्यूजेबल, 9% इज डिफ्यूजेबल बट नॉन आयोनाइज्ड, यानी कि ये वो वैल्यू है जो काम की नहीं, और ये 50% जो है जो हमारे पास काम की, ठीक है। और जो 9.4 था उसको भी 2 से डिवाइड कर दो, हाफ कर लो, तो हमारे पास वो आयोनाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल है फॉर रिएक्शंस। डिरेंजमेंट ऑफ कैल्शियम के अंदर हम आ जाते हैं तो दो किस्म की, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया में क्या है, इट डिप्रेसेस न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर एक्साइटेबिलिटी होती है ना, उसको ये डिप्रेस कर देती है, डाउन रेगुलेट कर देती है। और हाइपोकैल्सीमिया क्या करता है, fall in free calcium results in overexcitability of nerves and muscle. Overexcitability, hyperactivity. Decrease in free calcium increases neuronal sodium permeability with resultant influx of sodium moving the resting membrane potential closer to threshold, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या है, फ्री कैल्शियम रिजल्ट्स इन ओवर एक्साइटेबिलिटी। तो हाउ भाई, हाउ इस तरह कि जैसे ही फ्री कैल्शियम डिक्रीज होती है, इसके रिजल्ट में सोडियम जो है वो, सोडियम परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सोडियम परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ऑफ कोर्स हमारे पास न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी, नर्वस एक्टिविटी, न्यूरोनल एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक हो गई। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी is essential for absorption of calcium from GIT. विटामिन डी नहीं होएगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक हो गया जी। विटामिन डी का आगे भी ये चल के बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखें कि विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआईटी। कैल्शियम इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ड्यूडेनम by carrier mediated active transport, याद रखिएगा, is absorbed from duodenum by carrier mediated active transport. Calcium is absorbed in the rest of the small intestine by facilitated diffusion, that is poorly absorbed. ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये मेजर रोल प्ले करती है,
ठीक है, ये मेजर रोल प्ले करती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, और ये होती है सिर्फ और सिर्फ ड्यूडेनम में। ठीक है, बाकी सारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और वो एब्जॉर्प्शन का पुअर मेथड है एज कंपेयर टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कोर्स एनर्जी लग रही है। ठीक है, ऑलराइट। So just to recap it a bit, ड्यूटेनम हमारे पास एक मेजर पाथवे, मेजर एरिया है जहां से कैल्शियम एब्जॉर्ब होती है, और वो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, and that is a poor method of absorption as compared to the active transport. Excretion की अगर हम बात करते हैं तो 98 to 99% of the filtered calcium is reabsorbed from the renal tubules into the blood. 98 to 99% of the filtered calcium is reabsorbed, important, from the renal tubules into the blood. यानी कि वो आपकी फिल्ट्रेट में तो जाती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में तो जाती है, लेकिन फिर रीअब्सॉर्ब होती है। और 98 to 99% बॉडी डज नॉट यूज कैल्शियम, बॉडी डज नॉट लाइक टू lose calcium. Alright, but 90% of the filtered calcium is reabsorbed from the proximal tubule, loop of Henle, and early distal tubule. Remaining is reabsorbed selectively from the late distal tubule and early collecting ducts, depending on the calcium concentration of the body. ये जितनी भी बात है ना, ये 98 to 99%। ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम जो है ऑप्टिमम लेवल पे है, ठीक है, जो अगर हम देखते हैं कि हमारे पास 9.4 जो था mg पर डेसीलीटर जो उसकी वैल्यू थी, वो ऑप्टिमम वैल्यू पे, फिर भी अगर हम कोई ऐसी चीज खाते हैं जिसमें कैल्शियम हो, ठीक है, हम दूध पी लेते हैं और कुछ खा लेते हैं कैल्शियम हो, तो क्या वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी 98 to 99%? नहीं, बॉडी कीप्स इट एट द ऑप्टिमम लेवल। लेकिन अगर बॉडी में किसी वजह से कैल्शियम डिप्लीट हो गई हुई है, ठीक है ना, बॉडी में कैल्शियम डिप्लीशन हो रही है, तो बॉडी हैज द कैपेसिटी, द किडनीज हैज द कैपेसिटी to reabsorb 98 to 99%, almost all of the calcium present into the filtrate, सारे का सारा कंजर्व कर लेती बॉडी अगर जरूरत पड़ गई तो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी किसी की भी पेशेंट की बॉडी में फ्रैक्चर हो गया कोई, ठीक है, तो क्या होगा, फ्रैक्चर हो गया, अब ऑफ कोर्स बॉडी में बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल के ऊपर थी कैल्शियम और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एकदम फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर हो गया तो फ्रैक्चर को रिपेयर करने के लिए बॉडी में कैल्शियम चाहिए, क्योंकि ऑस्टियोजेनेसिस होनी, बोन रिपेयर होनी है दोबारा, ठीक है, उसके लिए कैल्शियम चाहिए, ठीक है। अब वो कैल्शियम बॉडी अपने जो रिजर्व्स हैं उनको भी यूज कर सकती है, और बाहर से जब आप कोई दूध लेते हैं या आपको कैल्शियम वाली और कुछ चीज लेते हैं, ठीक है ना, या कैल्शियम टैबलेट्स खाते हैं, तो वो सारी की सारी बॉडी कंजर्व कर देती है, ठीक है, वो एक्सक्रीट आउट नहीं होती और वो भी यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है। इस तरह बॉडी को अपने रिजर्व भी नहीं लगाने पड़ते, और जो एकदम जरूरत पड़ती है वो भी बॉडी कंप्लीटली एक्वायर कर लेती है वाया रीअब्जॉर्प्शन। ठीक हो गया जी? वी हैव एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ?
ब्लड किडनीज में जाता है और फिल्टर होता है। फिल्ट्रेट के अंदर जितनी भी कैल्शियम आती है about 99% of that calcium is reabsorbed. This is the punchline of this slide, of this point, calcium excretion. देखिए देखा जाए तो less than 1% of the calcium is excreted as per need. 98 to 99% of the filtered calcium is reabsorbed from the renal tubules into the blood. ठीक हो गया जी, ये तो एक हो गया हमारे पास एक सिंपल सा फैक्ट पॉइंट। अब ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये जो अगले दो पॉइंट्स हैं वो हैं कि 90% of the filtered calcium is reabsorbed from proximal tubule, loop of Henle, and early distal tubule. Remaining 8 to 9% is reabsorbed selectively from late distal tubule and early collecting ducts. All of this is depending on the calcium concentration in the body. अब होता क्या है, जिस तरह मैंने ये एग्जांपल दी है, मैं उसी एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूँ। Somehow बॉडी में किसी वजह से भी जरूरत पड़ गई है नीड ऑफ कैल्शियम, ठीक है। दैट कैन बी ड्यू टू फ्रैक्चर, दैट कैन बी ड्यू टू ग्रोथ, ठीक है, दैट कैन बी ड्यू टू एनी अदर रीजन। मैं रीजन में ये दो बेसिक हमारे पास रीजन। अब कैल्शियम की जरूरत पड़ गई, आप क्या कर रहे हो, आप डाइट में ले रहे हो कैल्शियम, ठीक है। डाइट में जितनी भी कैल्शियम है वो पहले तो जीआईटी से एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, वो हमने पिछली स्लाइड पे देखा कि वो एब्जॉर्ब होगी। वो हमने देखा अभी कि जो मेजर रोल है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, बाकी सारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है। ड्यूरिंग में एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, बाकी सारे इंटेस्टाइन के अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है। अच्छा, एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में आ गई। अब बॉडी को जरूरत ना हो तो ये सारी की सारी 99% फिल्ट्रेट में जाके बाहर जा सकती है, लेकिन अगर बॉडी को जरूरत है तो ये 99% जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। और ये रीअब्सॉर्ब होके उस नीड पे जाएगी कि अगर फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर ठीक करे, उससे ग्रोथ के लिए जरूरत है तो वो करे। अब बच्चों को हम दूध जरूर पिलाते हैं, यानी कि कुदरत का निजाम है कि फीड, द इनिशियल फीड दैट इज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन इज मिल्क, ठीक है ना, विच इज रिच इन कैल्शियम, ठीक हो गया। ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। once a child passes 2-year mark, the recommendation says that you must stop breastfeeding, ठीक है। तो उसके बाद भी बच्चों का दूध बंद नहीं करते हैं, ठीक है, बच्चों का दूध बंद नहीं करते हैं, ग्रोइंग एज में दूध देते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं ना तो उसको हम ये दूध से दूरी इख्तियार करते हैं, वहाँ पे हमें ग्रोथ में जरूरत नहीं होती है। फिर भी मगर अगर कहीं फ्रैक्चर हो जाए किसी न किसी किस्म का तो वहाँ पे भी फिर रिकमेंड किया जाता है कि आप दूध पिए, ये कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है ना, ये कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं। सो व्हाई इज इट सो कि जैसे ही जरूरत पड़ती है वो सारी की सारी कैल्शियम जो आप खा रहे हैं, जो डाइट से एब्जॉर्ब हो रही है, वो सारी की सारी कैल्शियम आपकी बॉडी में यूटिलाइज होनी शुरू हो जाए। नथिंग इज वेस्टेड एज फार एज कैल्शियम इज कंसर्न इन द केस ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक हो गया। आगे चलें, और कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का? चलेंगे आगे चलें। Calcium balance. Regulation of calcium balance involves a slowly responding adjustment required to maintain a constant total amount of calcium in the body.
Calcium is maintained by adjusting the extent of intestinal calcium absorption and urinary calcium excretion. Regulation of calcium balance involves slowly responding adjustments required to maintain a constant total amount of calcium in the body. That is, अगर हम उसको measure करने पे आए, that is 9.4 mg per deciliter. ठीक है ना, मगर ये स्लोली एडजस्ट होता है, ये स्लोली एडजस्ट होता है, एकदम नहीं ऊपर नीचे होता, क्योंकि है अमाउंट बहुत बड़ी, ठीक है ना, और कंप्लीटली एब्जॉर्ब होना अगर जरूरत पड़ गई तो, ठीक है ना, इस वजह से ये स्लोली होता है. Calcium is maintained by adjusting the extent of intestinal calcium absorption and urinary calcium excretion. Of course, that is simple. कि जो बैलेंस है ना, अगर ये एक बैलेंस हम देख लें तो ये वेज है उसके अंदर, तो एक तरफ आपके पास इनटेक है, दैट इज वाया इंटेस्टिनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, दूसरी तरफ आपके पास आउटपुट है, ठीक है, दैट इज यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन. एक तरफ आपके पास इंजेक्शन है, आप खा रहे हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, दूसरी तरफ आपके पास एक्सक्रीशन है, बॉडी में किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट हो रही है, ठीक है, और इसके थ्रू ये बैलेंस मेंटेन किया जाता है, ठीक है. मगर ये बैलेंस ऐसा नहीं है कि ये काफी एब्रप्टली चेंज होता हो, ठीक है, इसकी कई वजूहत हैं. एक तो वजह ये कि इसकी जो अमाउंट है बॉडी में, ठीक है, वो वजह इसकी एम्पल अमाउंट पड़ी होती है बॉडी में, ठीक है. दूसरी वजह है इसकी आपकी बॉडी में डाइट में इसकी प्रोविजन ऑलमोस्ट हर खाने में ही होती है कैल्शियम, ऑलमोस्ट, बहुत कम खाने में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सब में कैल्शियम है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स सब में कैल्शियम. ऐसा नहीं होता कि आपने दिन में कैल्शियम ली ही नहीं, ठीक है. तो वो अगर कि बैलेंस जो है उसका कहीं से भी डिरेंज होता है तो वो बहुत स्लोली होता है, एब्रप्टली नहीं होता, ठीक हो गया. इसके बाद हम देखते हैं फॉस्फेट. फॉस्फेट पता नहीं क्यों देख रहे हैं, पता चल जाएगा अभी. द एवरेज टोटल क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरस represented by both the ionic form is 4 mg per deciliter, ठीक है, out of which 3 to 4 mg per deciliter in adults and 4 to 5 mg per deciliter in children, ठीक हो गया. Good intestinal absorption. Phosphorus has good intestinal absorption. Excretion in feces in combination with unabsorbed calcium. Remaining absorbed in blood and excreted in urine. यानी कि ये जो फॉस्फेट है ना, इसकी वैल्यू देख लीजिएगा 4 mg per deciliter. ये वैल्यूज याद ही करनी पड़ती हैं, इनकी कोई साइंस नहीं होती है. ये जो फॉस्फेट है इसकी ना एब्जॉर्प्शन बड़ी गुड है. अभी फॉस्फेट यूज कहाँ होते हैं मैं बाद डिस्कस करती हूँ. इसकी एब्जॉर्प्शन बड़ी अच्छी है. अब जब भी खाना खाएंगे डाइट में ना, तो वहां से इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, और इसकी एक्सक्रीशन जो है वो होती है एक ही कंडीशन में, दैट इज अलोंग विद द अनएब्जॉर्ब्ड कैल्शियम. अदरवाइज इसकी एक्सक्रीशन ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, लेकिन काफी कम है. बाकी जितनी भी फॉस्फेट बच जाती है वो इट इज एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड एंड देन एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक हो गया. अभी फॉस्फेट यूज कहाँ होता है हमारे पास, रिमेंबर दिस. Remember this. Remember this. ये वो जगह है जहां पे फॉस्फेट यूज हो रहा था बॉडी में, कॉन्टिन्यूस रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. ये लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल्स को हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है फॉस्फेट, ठीक है. यूडीपी ग्लूकोज है, एक्टिव है हायर एनर्जी स्टेट पे. ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक एंजाइम था, वो फॉस्फेटेड होके
अपनी एक्टिविटी को मैनिपुलेट करवाता है, ग्लाइकोजन सिंथेस। ये एग्जांपल्स दिए हैं आप लोगों को कि फॉस्फेट कहाँ कहाँ यूज होता है। यहाँ पे बताने का मकसद के वो कैल्शियम की अनएब्जॉर्ब फॉर्म के साथ एक्सक्रीट होता है फीसेस में, और बाकी सारे का सारा यूरिन में। ठीक है, द एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट जिसमें अभी बात हो रही है पीछे, हमने देखा है कि फीसिस में हो रहा है और यूरिन में हो रहा है। फीसिस में अलॉन्ग विद कैल्शियम हो रहा है। renal phosphate excretion is controlled by an overflow mechanism. When phosphate concentration in the plasma is below the critical value of 1 millimole per liter, all the phosphate in the glomerular filtrate is reabsorbed. ये कट ऑफ वैल्यू है 1 मिलीमोल पर लीटर ऑफ द फॉस्फेट। अगर प्लाज्मा में इस कंसंट्रेशन से कम चला जाता है तो जितना भी फॉस्फेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होता है ना, सारे का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। हमने पीछे कैल्शियम का भी यही फिनोमेना देखा था कि ऑलमोस्ट मोर देन 99% ऑफ कैल्शियम इज रीअब्सॉर्ब्ड। ठीक है ना। Above this concentration, the rate of the phosphate loss is directly proportional to the additional increase. अगर ये वाली वैल्यू अचीव नहीं हुई 1 मिलीमोल पर लीटर वाली, तो जो आ रहा है फॉस्फेट बॉडी में वो ही बाहर जा रहा है। ठीक है ना, उसका कोई इशू नहीं होता। मगर ये वाली वैल्यू नहीं, इससे नीचे काम नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इससे नीचे काम जाएगा तो बॉडी के पास जितनी भी फॉस्फेट आ रही होगी सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, ना फीसिस में एक्सक्रीट होगी ना यूरिन में एक्सक्रीट होगी। राइट, अब हम यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों में एक चीज कॉमन आ गई। वो क्या है कि जरूरत पड़ने पर बॉडी सारी की सारी फॉस्फेट और सारी की सारी कैल्शियम को कंजर्व कर लेती है, रीअब्सॉर्ब कर लेती है, कुछ भी बाहर नहीं जाने देती जरूरत पड़ने। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो सारी की सारी फॉस्फेट और कैल्शियम अंदर आ जाएगी। जी, अब तक कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का तो बताइए। ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन एट ऑल? एक ने कह दिया नो सर, दो ने कह दिया, एक ने कहा। एनी अदर क्वेश्चन किसी भी किस्म का यहाँ तक?
कैल्शियम भाई और फॉस्फेट बहन है, they can be highly reabsorbed in the body, is it right? Alright. If we consider it right, then it means that there is some hormonal regulation of calcium and phosphate in the hemostasis. Okay? Without hormonal regulation, this cannot be possible just on the basis of concentration. Okay? Just on the basis of concentration. क्यों? मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी एक फ्रैक्चर की, ठीक है, एक मैंने एग्जांपल दी थी फ्रैक्चर से पहले क्या है, कैल्शियम ऑप्टिमम लेवल पे, फॉस्फेट ऑप्टिमम लेवल के ऊपर। अब क्या हुआ, फ्रैक्चर हो गया, देयर इज ए नीड ऑफ कैल्शियम, क्या होगा, ऑप्टिमम लेवल के ऊपर है तो जितनी कैल्शियम आ रही है उसको तो बाहर का निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन द केस ऑफ फ्रैक्चर, इन द केस ऑफ नीड, वो सारी की सारी कैल्शियम, ठीक है, सारी की सारी कैल्शियम रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाती है। सो to achieve this phenomena, even when the body is 49.4 mg per deciliter of calcium available in the body, even then the incoming calcium is going to be reabsorbed from the, filtrated from the kidneys. So there must be some hormonal regulation. The hormones which are required for the regulation of calcitonin, for regulation for the calcium and phosphate are parathyroid hormone, calcitonin, and to somewhat vitamin D. I know vitamin D is not a hormone, okay, but it plays a role in the reabsorption of calcium. That is why I have written it here. Hormones being calcitonin and parathyroid hormone. ठीक है, सबसे पहले विटामिन डी को देख के काम खत्म करते हैं उसके, तो विटामिन डी का रोल क्या है, फिर हार्मोन्स की तरफ चलते हैं। Several compounds are derived from sterols that belong to vitamin D family. They all perform more or less the same functions. Vitamin D3, cholecalciferol, is the most important of these. Sorry for that. Vitamin receptors are present. Vitamin D3, cholecalciferol is the most important of these. ठीक है ना? Vitamin D3 receptors are present in the nuclei of the target cells. कहाँ कहाँ होते हैं receptors? सेल मेम्ब्रेन पे, साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में किसके होते हैं बताया था मैंने आपको, स्टेरॉइड्स के, स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन्स के, और सेल मेम्ब्रेन पे मोस्टली पेप्टाइड के, ठीक है। वो जो अमाइन थे हमारे पास वो सब हर जगह ही होते हैं, ठीक हो गया जी। ये देखिए आपके पास डाइट में आई कोलकैल्सिफेरॉल, या आपके पास हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल थी, उस पर यूवी लाइट हुई स्किन पे पड़ी, तो ये सारा कुछ हो गया, लिवर में जाके ये 25 हाइड्रोक्सिल कोलकैल्सिफेरॉल बन गई, ठीक है। वो किडनी में गई तो वहां से या तो 24-25 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल बनेगी जो एक इनएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, या वो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज से 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल बनेगी जो एक एक्टिव कंपाउंड। और ये जो हार्मोन है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ये एक्टिवेट होता है विद द डिक्रीज ऑफ कैल्शियम, इंक्रीज ऑफ पैराथायराइड हार्मोन एंड डिक्रीज ऑफ फॉस्फेट। यानी कि बॉडी में कैल्शियम डिक्रीज हो जाए, फॉस्फेट डिक्रीज हो जाए, ठीक है। कैल्शियम डिक्रीज होने के रिस्पॉन्ड में हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को एक्टिवेट करेंगे, और वो क्या करेगी, जो किडनी में 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल थी उसको 125 डिहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट कर देगी। अगर बॉडी में कैल्शियम नॉर्मल है, फॉस्फेट नॉर्मल है और पैराथायराइड हार्मोन नहीं है या कम है, तो ये वाला फिनोमेना नहीं होगा, किडनी इसको 25
425 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट करेगी, जो एक इनएक्टिव कंपाउंड है, दैट कैन बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी लेटर। ठीक हो गया जी, ये इसकी रेगुलेशन का फिनोमेना। ठीक हो गया, दैट इज व्हाई विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट इन द कैल्शियम एंड फॉस्फेट रेगुलेशन। अभी विटामिन डी थ्री की जो एक्टिव फॉर्म है ये आएगी और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने में मदद करेगी। ठीक हो गई, एक और डिपिक्शन देखें, इंस्ट्रक्शन देखें। स्किन कोल कैल्सिफ्लोर थी, विटामिन डी थ्री, ठीक है, कन्वर्ट हुई 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्लोर में, किडनी में आई, किडनी से आके 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्लोर में कन्वर्ट हुई बाय द पैराथायराइड हार्मोन एक्टिवेशन। ठीक है, पीटीएच ज्यादा है तो इसका मतलब है कैल्शियम कम है तो पीटीएच ज्यादा है, कैल्शियम कम है तो फॉस्फेट भी कम है। ठीक हो गया जी, जैसे ही ये इंक्रीज होगी यानी कि प्रोडक्शन इसकी शुरू होगी 125 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरॉल, तो ये क्या करेगा, ये जाके इंटेस्टाइनल एपिथेलियम पे एक्ट करेगा और वहां पे क्या करवाएगा, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, कैल्शियम स्टिमुलेटेड एटीपेज को एक्टिवेट करेगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करेगा। ये तीनों मिलके काम करते हैं, वो है इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को इंक्रीज कर देते हैं। प्लाज्मा कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जैसे ही कैल्शियम नॉर्मल या इंक्रीज पे जाती है वो क्या करती है, पैराथायराइड हार्मोन को डाउन रेगुलेट कर देती है। तो ये आप इनहिबिशन देख लें, ये डाउन रेगुलेशन आ जाती है, ये डाउन रेगुलेशन होगी, ये एक्टिवेशन खत्म हो जाएगी, किडनी से ये कन्वर्ट होगा 24-25 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल में, जो कि इनएक्टिव है कंपाउंड है और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से। ठीक हो गया जी, मैकेनिज्म समझ में आता है ये। रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज जी, एनीबॉडी एल्स रिस्पॉन्ड अदर देन मिस मरियम? ऑलराइट, मोर रिस्पॉन्सेस प्लीज। इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इस वजह से इसके ऊपर थोड़ा तवज्जो दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को सबको समझ आ गई है देन आई विल मूव ऑन, अगर नहीं समझ थोड़ा थोड़ा सा बाज आ जाओ। तुसी कालू साहब, तुसी बड़ा तंग कीता मैनू। नहीं यार ऐसे ही कह रहा हूँ, कोई नहीं तंग किया मेरे भाई ने मुझे। ट्वेंटी फाइव कोल कैल्सिफेरॉल, इसने किडनीज में जाके आगे फर्दर मेटाबोलाइज होना है। दो रास्ते हैं, पहला रास्ता एक्टिवेट होता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम से। ठीक है, जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ना, दिस इज एक्टिवेटेड बाय इंक्रीज पीटीएच, डिक्रीज्ड कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये बनाता है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल। 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल क्या करती है, ये जाके इंटेस्टाइन पे एक्ट करती है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा देती है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, क्या करती है आगे से, इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। once the parathyroid hormone is decreased, this enzyme is down regulated। ये जिस तरह आप किताबों में देखते हैं नेगेटिव का साइन, ठीक है, इनहिबिटेड। once this enzyme is inhibited, it means के come on,
what I was saying is 25 dihydrox 25 कोल कैल्सिफेरोल डाइहाइड्रोक्सी नहीं है, कोल कैल्सिफेरोल। इसके पास दो पाथवेज हैं। होता है एक्टिवेट 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम से इन द किडनी, ठीक है। आज रोटेशन भी नहीं हो रही है सही से। ये जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है ये एक्टिवेट होता है इंक्रीज पीटीएच से, पैराथायराइड हार्मोन, डिक्रीज कैल्शियम से और डिक्रीज फॉस्फेट से, और ये कन्वर्ट करता है इसको 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरोल। ये जो 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरोल है ये जाके करती है इंटेस्टाइन पे एक्ट और इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देती है। ये जो कैल्शियम इंक्रीज होता है तो ये इन रिस्पॉन्ड क्या करता है, ये पीटीएच को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। और ये पीटीएच डिक्रीज होती क्या करती है, जैसी पीटीएच डिक्रीज होती है ये जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज था ये डाउन रेगुलेट हो जाता है। Once it is down regulated, all of this phenomena becomes obsolete, बंद हो जाता है। तो क्या होता है, किडनीज in the absence of 1 alpha hydroxylase 25 calciferol को 24-25 dihydroxy कोल कैल्सिफेरोल में कन्वर्ट करती है, which is an inactive form of vitamin D, और ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक हो गया जी, अभी समझ आएगी अभी नहीं आई? थोड़ा थोड़ा और समझ आए, थोड़ा थोड़ा चला गया बाकी सब? चलो गुड हो गया, आगे चलिए जी। गिव मी 5 यस, फिर आगे चलूंगा जल्दी जल्दी से। 1 2 3 2 मोर 4 5, वेरी गुड। कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन controls the formation of 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरोल। ये भी हमने पढ़ा है, देखा है। इसके लिहाज से कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो ये जो 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरोल है ये कम बनेगा। कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो ये 125 कोल कैल्सिफेरोल ज्यादा बनेगा। Formation of 125 dihydroxycoal calciferol in the kidneys is controlled by PTH. PTH अगर ज्यादा होगा तो 125 कोल कैल्सिफेरोल ज्यादा बनेगा, PTH अगर कम होगा तो ये कम बनेगा। समझ आती है मैंने क्या कहा है? अगर हम देखते हैं एक तरफ फॉर्मेशन ऑफ 125 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफेरोल, ठीक है, और इसे हम प्लॉट करते हैं कैल्शियम हाई, कैल्शियम लो, इंक्रीज पीटीएच और डिक्रीज पीटीएच के साथ। अगर कैल्शियम हाई है तो इसका मतलब पीटीएच लो है, ठीक है। कैल्शियम हाई है तो इसका मतलब पीटीएच लो है। तो पीटीएच लो है और कैल्शियम हाई है तो इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ 125 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिट्रोल इज लो एज इट इज लो एंड डिक्रीज पीटीएच। सो ये हमारे पास कैल्शियम के साथ इनवर्स रिलेशनशिप में आ गया, जबकि पीटीएच के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में आ गया। अगर कैल्शियम लो है तो इसका मतलब है पीटीएच हाई है। पीटीएच हाई है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसका
125 कोल पीटीएच का डायरेक्ट रिलेशनशिप है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्लोर के साथ, और कैल्शियम का इनवर्स रिलेशनशिप है इसके साथ। अगर कैल्शियम लो है तो इसका मतलब पीटीएच हाई है, तो पीटीएच हाई है, कैल्शियम लो, कैल्शियम का इनवर्स है तो कैल्शियम लो है तो ये फॉर्मेशन ऑफ 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्लोर ज्यादा हो जाएगी एज पीटीएच भी ज्यादा हो जाएगी। ये एक ब्लॉक है और ये दोनों एक ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है याद रखने वाला, समझने वाला, अगर बॉडी में इंक्रीज पीटीएच है तो इंक्रीज्ड 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्लोर, अगर बॉडी में डिक्रीज पीटीएच है तो decreased 125 coal calcium. This means PTH is directly proportional to the concentration of 125 dihydroxy coal calcium. अगर बॉडी में कैल्शियम ज्यादा है तो decreased 120 formation of decreased 125 dihydroxy coal calcitrol होगी। अगर बॉडी में decreased कैल्शियम है तो increased 125 dihydroxy coal calciferol होगी। It means calcium has an inverse relationship with the formation of 125 dihydroxy coal calciferol. कैल्सिटोनिन, विटामिन डी के बाद हम आ जाते हैं कैल्सिटोनिन के ऊपर। ये तुमने देखा होगा कुछ, थायराइड ग्लैंड का वो फॉलिकुलर सेल्स नहीं है, यस यार, ये हमारे पास थायराइड फॉलिकल था, याद हो तो, ये हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स थे, ये हमारे पास कोलाइड थी, ठीक है। हाँ जी, ये देखें, ये कोलाइड है हमारे पास, दैट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म्ड बाय दी विच प्रोटीन, केड़ी प्रोटीन सी है कोलाइड, कुछ याद है? कमन कमन कमन, क्या नाम था उस प्रोटीन का जो कोलाइड में थी, ये फॉलिकुलर सेल्स से बनती है, ग्लाइकोप्रोटीन है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, आगे चलना मैंने, चलो चलो चलो, जाने दो, गुस्सा क्या हो गया, अभी थायराइड के अंदर पड़ी थी, कौन सी प्रोटीन है, जल्दी बताओ मुझे, जो बताएगा उसे 21 इंच टीवी नाम में मिलेगा। ये गुड बॉय, सॉरी गुड गर्ल, कोई टीवी नहीं मिलेगा, मैं झूठ बोल रहा था, मुकर गया हूं मैं। जी, थायरोग्लोबुलिन वाज द प्रोटीन, ठीक है। ये देखें, फॉलिकुलर सेल सिक्रीट थायराइड हार्मोन, ठीक है ना, ये कैप्सूल है बाहर, ये सारा कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। ये कैपिलरीज शो, यहाँ पे ना अभी एक चीज, सी सेल्स दैट सिक्रीट कैल्सिटोनिन, ये फॉलिकुलर सेल्स के ना बाहर लगे होते हैं, कहते हैं सी सेल्स, कैल्सिटोनिन सिक्रीट करते हैं, नाम है इनका सी सेल्स, ठीक है ना, ये थायराइड ग्लैंड के अंदर होते हैं। सो जगह पता लगी कहां से आ रहे हैं, दे आर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक हो गया, synthesized and secreted by the parafollicular C cells of the thyroid gland. Increased plasma calcium concentration stimulates calcitonin secretion. यानी कि increased calcium means increased calcitonin. अभी हमने पीछे क्या एस्टेब्लिश किया था, increased calcium means decreased 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल। अभी हम आगे भी एस्टेब्लिश करेंगे, इंक्रीज कैल्शियम मींस डिक्रीज्ड पीटीएच। कैल्सिटोनिन डिक्रीजेस प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन। क्योंकि कैल्शियम इंक्रीज की वजह से ये इंक्रीज कैल्सिटोनिन होती है, तो कैल्सिटोनिन का काम है ये कि वो जैसे ही इंक्रीज होनी शुरू हो, वो जाके नेगेटिव फीडबैक दे कैल्शियम की
कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर और कैल्शियम की डिप्लीशन करवानी शुरू कर दे, ताकि कैल्सिटोनिन अपने नॉर्मल लेवल या डिक्रीज लेवल के ऊपर आ जाए। ठीक है, इंक्रीज्ड कैल्शियम मींस इंक्रीज कैल्सिटोनिन। जैसे ही कैल्सिटोनिन इंक्रीज होगी वैसे ही ये जाके नेगेटिव फीडबैक देगी कैल्शियम के ऊपर, ताकि कैल्शियम वापस नॉर्मल पे आनी शुरू हो जाए। पैराथॉर्मोन, पैराथायराइड हार्मोन भी कहते हैं इसको। एंड पैराथॉर्मोन और पैराथायराइड हार्मोन बोथ आर डिनोटेड बाय PTH। एक ही हार्मोन के 1 2 3 नाम है। We have 8 minutes left। चलो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड्स होते कहाँ हैं? ये भी मैंने जो पीछे बताया, पैराथॉर्मोन also parathyroid hormone is a hormone secreted by the parathyroid gland that regulates the serum calcium through its effects on bone and kidney। ठीक है, these are 4 glands that are located on the posterior surface of the thyroid gland। The chief cells secrete the parathormone। ठीक है, ये उस 4 ग्लैंड्स के जो पैराथायराइड ग्लैंड कहलाते हैं, उनके जो चीफ सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं पैराथॉर्मोन। जी ये पिक्चर है इसकी, ये देखिए, ये आपकी ये आपका येलो में जो है ये आपका थायराइड ग्लैंड है, और इसके पीछे ये लगे होते हैं 4, 1 2 3 और 4 पैराथायराइड ग्लैंड लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और ये एक पैराथायराइड ग्लैंड को इन्होंने जरा एनहांस करके दिखाया हुआ। उसके अंदर हमारे पास ये आप देख रहे हैं, ये जितने भी सारे मैक्सिमम है वो चीफ सेल्स हैं। उसके बाद ये हमारे पास ऑक्सीफिल सेल्स हैं कुछ, और उसके साथ हमारे पास ये रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, सो ये इसकी कॉम्पोजिशन है, दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ चीफ सेल्स व्हिच इज डोमिनेंट type of cells in the parathyroid gland। Oxyphil cells and red blood cells, we are concerned with these chief cells, ठीक है ना, because they produce parathyroid hormone। The targets organ of PTH are bone and kidney। Hyperfunction of parathyroid gland results in hypercalcemia। Hypofunction of parathyroid gland results in hypocalcemia। अच्छा, अब ये ग्राफ वाला फिनोमेना आ गया ना, ये इंशाल्लाह ताला ये जो हम इसके एक्शंस है ना, इसको छोड़ देंगे। टारगेट से हम इंशाल्लाह हफ्ते नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। दैट वुड बी अ गुड आइडिया, क्योंकि अब इसके लिए हमें ऑफ कोर्स पूरा फिनोमेना मैंने आपको समझाना व्हिच कांट बी डन इन 6 मिनट्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का तो काइंडली प्लीज शूट अवे। हमने आज देख लिया सारा पाकिस्तानी कलर यूज करते हैं। हमने आज देखा स्टार्ट से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन देखी, कैल्शियम की एक्सक्रीशन देखी, उसके बाद हम फॉस्फेट पे चले गए, उसकी एब्जॉर्प्शन देखी, फॉस्फेट की एक्सक्रीशन देखी। उसके बाद हम आ गए विटामिन डी के ऊपर, विटामिन डी की हमने कन्वर्जन देखी। ठीक है, इसकी हमने कन्वर्जन्स देखी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी हार्मोन्स। ठीक है, उसके बाद हम आए थे कैल्सिटोनिन के ऊपर। ठीक है, कैल्सिटोनिन का हमने देखा ये कहाँ से निकलता है। ठीक है, ये निकलता है आपके थायराइड ग्लैंड में से ही। ठीक है, उसके थायराइड ग्लैंड के जो आपके सी सेल्स थे उनमें से निकलता है। ठीक है, उसके बाद हम आए पीटीएच के ऊपर। पीटीएच हमने देखा कहाँ से निकलता है, पीटीएच निकलता है आपके पैराथायराइड ग्लैंड से। पैराथायराइड ग्लैंड की लोकेशन चेक की। ठीक है ना, ये था आज का हमारा सारा। ठीक है, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली शूट करें।